मैम मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। आप यहाँ पे। मैम, मेरा नाम नंदिनी है और यहाँ पे हम लोग आज 160 दिनों से धनरारत है और टंकी पे हमारी शिखा दीदी जो है वो 108 दिनों से वहाँ पर धनरारत है। ठीक है, तो अभी आप लोग ने जैसे खाना वगैरह भी नहीं खाया है और ये सब आप लोग मतलब यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसका ये अब हम लोग मैम यहाँ पे अगर धनरारत हैं तो ये बताइए कि खाना खाने अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे और फिर बाहर का खाना हम लोग कब तक खाएंगे, कब तक, मतलब वो इतना तो हम लोगों का जेब अलाउ नहीं करता ना। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना था। तो हम लोगों ने किसान आंदोलन से ही हम लोग प्रेरणा लिए कि जब वो लोग बना खा सकते हैं तो हम लोग भी बना खा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बनाना शुरू किया और फिर हम लोग तब से आज लगभग 3 महीने से हम लोग खाना बना रहे हैं। और ऐसे ही हम लोगों का जो जीवन यापन आजकल जो हो रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, खाना बनाना, खाना, रहना, सोना, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। तो लगभग कितने मतलब महीनों से शायद 4 महीनों से हो गया है। अब 160 दिन उसका लगभग, ये दिसंबर आने वाला है, 6 महीने हो जाएंगे। 21 दिसंबर को 6 महीने हो जाएंगे। 160 दिन आज हुए हैं धरना को शुरू हुए। 21 जून से ये धरना अनवरत चालू है मैम। तो आपने मतलब यहाँ पे और क्या क्या किया, जैसे और किस तरह से? मैम, यहाँ पे जैसे महाधरने का ऐलान जब होता था तो हम लोग पहले जैसे घेराव, SCRT का घेराव, फिर वहाँ पे धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव, फिर उसके बाद जैसे हम हमारे फिर कई बार ऐसा हुआ कि मतलब हमारे भाइयों को मतलब उठा के मतलब प्रशासन द्वारा इको गार्डन लाया जाता था। फिर धीरे 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 ये चीज़ें जब बढ़ती गई तो 21 अक्टूबर को फिर से SCRT का घेराव किया गया। तो उस मामले में फिर हमारे 61 भाइयों को जेल हुई, 12 उन पे संगीन धाराएं लगाई गईं और उसके बाद भाइयों को हमारे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें पूरे वहाँ पे सीढ़ियों पे पूरा खून से पूरा वो उस वक्त नज़ारा देखने लायक था। काफ़ी खून बह रहे थे, जैसे हम लोग एक शिक्षक नहीं हो, कोई आतंकवादी हो या ऐसा हम लोगों को प्रशासन द्वारा ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हम लोग जैसे कि होता है ना कि हम लोग कोई संगीन अपराधी हैं और ये प्रशासन द्वारा हम लोगों को ऐसा करने पर मजबूर किया गया था क्योंकि हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही थी। हम लोग सिर्फ अपना बात वहाँ रखने गए थे कि कोई काम अगर रुकता है, किसी काम में देरी होती है तो कैसा लगता है, जबकि वहाँ पे सारी सुविधाएं मतलब वहाँ पे सब सारी सुविधाएं हैं, बाथरूम है, AC था, सब कुछ, पानी वानी सब चीज़ का व्यवस्था है। पर हमारे साथ ये चीज़ें नहीं है। हमारे पास ना बाथरूम की सुविधा है, ना पानी पीने की सुविधा। हम लोगों को जाना पड़ता है बाहर के लिए। वहाँ पे वो AC में बैठ के वो अधिकारी नहीं समझ पाए कि 2 घंटे अगर उनको लेट होने लगा घर पे जाने में तो वो हल्ला मचाने लगे। प्रशासन को इतना दिक्कत होने लगा। हम लोग यहाँ 6 महीने से अपना घर बार छोड़ के शासन से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी मांगे सुन लो, जो जायज़ है वो नहीं सुना जा रहा है। 2 घंटे में उन लोगों ने हमारे भाइयों के ऊपर ये मुकदमे और ये धाराएं लगवाएं कि वो लोग जैसे बहुत बड़े संगीन अपराधी हैं। वो 12 धाराओं को हम सूची दे देंगे आपको, वो देख लीजिए कि वो कैसे लोगों पे लगता है। 152 पहले कह के और 12 अन्य जो धाराएं लगाई गई हैं। हमें तो सबसे पहले अपने इन सीटों की मांग है और फिर वो धाराएं जो हमारे भाइयों पे लगाई गई हैं उनको वो हटाएं। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, खून से पत्र लिखा, फिर राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, फिर PM नरेंद्र मोदी जी को, सबको हम लोगों ने खून से पत्र लिखा कि वो हमारी मांगों को अब मान ले। लेकिन अभी तक हमें सरकार से कोई भी ऐसा पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। ना हमारे पास अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष का नेता, राजनेता, मंत्री, विधायक या सांसद कोई अभी तक हमारी सुध लेने नहीं आया है। विपक्ष के कुछ नेता लोग आए हैं, काफ़ी सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सपोर्ट में आए हुए हैं और जिनके सपोर्ट से हमें हमारा मनोबल और ऊंचा हो रहा है। लेकिन हमें अभी CM जी से उम्मीद है और हम बार बार उनसे अपनी जायज़ मांग को फिर रख रहे हैं कि अभी भी वक्त है, वो चेत जाएं, अन्यथा इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। पर चुनाव बहुत नज़दीक है। अगर वो अपने सत्ता को चाहते हैं तो इन 22,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जो गुहार है वो सुन लें। उनको नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक अगर जब बागी हो गया ना तो फिर समाज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी मैम। तो योगी जी ने आप लोग से मतलब क्या आप लोग ने उनसे बात की और शिक्षा मंत्री वगैरह से? शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो हमेशा अटपटा सा बयान देते हैं। सामने जाओ मिलने तो वो कहेंगे कि हाँ हमारे अरविंद भैया गए थे उनसे बात करने। तो उस दिन उनसे जब मुलाकात हुई
तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद कुछ ही एक वीडियोज़ ऐसे रिलीज़ करते हैं जैसे लगता है कि उन्हें कुछ मामले का पता ही नहीं है। तो हम ऐसे शिक्षा मंत्री का लेकर क्या करें, जिसको उसके संज्ञान में बातें रहती ही नहीं कि वो एक शिक्षा मंत्री के पद को शोभित कर रहा है, और जो अगले पल कुछ बोलता है और अगले सामने सुबह में हमारे सामने जब भाई लोग जाते हैं मिलने, तो उनसे बोलेंगे कि हाँ सब आपके काम हो रहे हैं। मतलब कैमरे ऑन कैमरा आते ही वो अपने बयान को बदल देते हैं। वो हमसे कहते हैं कि हाँ हो रहा है, काम होगा, लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदला है, जिसको मतलब उस चीज़ का तो बहुत आलोचना करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ज़बान पे कायम नहीं रह सकता है, वो क्या अपने पद को सही से कार्य कर पाएगा अपने पद पे रहते हुए? मुझे तो उस पे कोई मतलब बोलते आशंका है मुझे। और रही बात मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी ने एबीपी गंगा पे आके खुद कहा था कि 68,500 की जो ये इसी भर्ती का एक पार्ट है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पद 2 क्रमागत भर्तियों में उनको पूरे करने हैं बेसिक शिक्षा में। और जब 68,500 की भर्ती हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एबीपी गंगा पे आके कहा था कि हम 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भरने हैं, हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, कि हम उन्हें मतलब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं जो अपनी योग्यता को साबित कर सके। तो अब हमारा कहना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जब 69,000 में दुगने बच्चे पास हुए हैं, अपनी योग्यता को साबित कर रहे हैं, आपके पास सीटें बची हुई हैं, तो उनको रख के क्या करेंगे? अभी अचार डालेंगे या फिर अगले भर्तियों में निकाल के उसका नया कोई प्रचार करेंगे कि हमने ये कर दिया? करने से कुछ नहीं होता। जब ये योग्य अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? जो अपने एज को अभी क्रॉस कर रहे हैं, वो किसी अन्य भर्ती में बैठेंगे नहीं। आपने हर चीज़ को आप लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? अपना सर फोड़े माथा फोड़े क्या करे, जान दे दे, तो भी अगर आपको वो करना है तो वो भी करवा लीजिए कि नहीं जोड़ेंगे। साफ साफ आप कह दीजिए किसी मन से, जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें करना है लेकिन हमें मिल नहीं रहे हैं, तो आप ऐसे ही कह दो कि हम नहीं करेंगे, आप लोग हट जाओ, तो हम लोग हट जाते हैं। आपके सामने कहीं जान मान दे के हम लोग खाली करते हैं। ये सारी चीजें करने से क्या फायदा? माहौल तो आप सभी लोग देख रहे हैं, सारा प्रदेश देख रहा है। गिरगिट को रंग बदलते हुए तो देखा है, लेकिन इंसानों को रंग बदलते हुए पहली बार देखा है। देखिए ना, तो अगर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेसिक शिक्षा मंत्री से ये कहूँ कि अपने बुढ़ापे को जवानी में, जवानी को बचपन में, बचपन को गर्व तक बदल दिया जाए, तो क्या कोई बदल पाएगा? नहीं बदल पाता। उसी तरीके से अगर हम अपनी एकेडमिक को बदलना चाहें तो नहीं बदल पाएंगे। वक्त की गर्दिश को कभी किसी ने बदल नहीं पाया है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यही कहना है, जिस तरीके से यहाँ के युवाओं ने और यहाँ की जनता ने राम राज्य के सपने देखे थे, उस राम राज्य के सपने को साकार कर दीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुले मंच पे आकर के ये कह दीजिए कि आज मेरे पास पद नहीं है, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो हम SCRT को छोड़ के चाहे जब चले जाएंगे। इसलिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से ही मेरी मुलाकात हुई, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी को देखो, बेसिक शिक्षा मंत्री से मेरी सकारात्मक मुलाकात हुई। अब हमने बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ 1 घंटे का घेराव किया था, तो 1 घंटे के अंदर उनकी बच्ची का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अपने भाई का EWS का सर्टिफिकेट रातों रात बनवा दिया। इसलिए बेसिक शिक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, जब अपनों को चोट पहुँचती है तो दर्द हमेशा अपनों को होता है, न कि बेगानों को। आज हम आपके लिए बेगाने हो गए, इस प्रदेश की जनता होकर के आज आपके लिए बेगाना हो गई है। और जिस तरीके से हमारे साथियों को 61 साथियों को जेल भेजा गया, अगर इस देश के अंदर हक मांगना गुनाह हो गया है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। और हमारे साथियों को इस तरीके से ले जाया गया कि ये मानो मुख्तार अंसारी हैं। अब अगर योग्य अभ्यर्थी अपना हक मांगने के लिए मुख्तार अंसारी जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, 7 गाड़ियां पीछे 7 गाड़ियां आगे, ऐसा दस्तूर आ गया इस प्रदेश का, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वक्त की गर्दिश को समझते हुए समझ जाइए। इन वक्त की गर्दिश ने अच्छे अच्छे व्यक्तियों के, अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के आशियाने मिटा दीजिए। और आप कांग्रेस को भी देख चुके हैं, और जो जिस तरीके से अपने पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी आई थी, उनका भी अहंकार उन्हें ले डूबा था। आप इस अहंकार के पर्दे को गिराइए। एड़ियां ऊंची करने से कभी किसी के कद ऊंचे नहीं होते, कद उसी के ऊंचे होते हैं जिसने अपनी गलतियां स्वीकार करके सर झुका दिया हो। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप आज भी कबूल कर लीजिए और हमें स्कूलों में चयनित करके भेज दीजिए। धन्यवाद।